Good morning students, this is class 9th and we are discussing the topic matter in our surroundings. In previous 2 days we have learned about the matter, the definition and composition of the matter, particles of the matter. अच्छा, मुझे आज कुछ पता चला कि कुछ बच्चे हैं जिनको समझ नहीं आ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो जब तक आपके पास बुक्स नहीं होंगी तब तक आपको कैसे समझ आएगा, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ इजी सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें पूरा आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आपके पास नोट्स होने चाहिए। मैंने पहले भी कहा है, जल्दी से जल्दी बुक्स खरीदो, अदरवाइज़ फिर चैप्टर्स आगे निकल जाएंगे, कोर्स बढ़ जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम होने वाली है। जब मैं पढ़ाती हूँ, जब आप लोग वीडियो देखते हो, तब आप बुक्स लेकर बैठिए, साथ में पेन लेकर बैठिए। और मैंने कल भी कहा था कि जब टीचर पढ़ाता है तो बहुत सारी बातें, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे भी होते हैं जो आपको बुक्स में एज सच नहीं मिलते हैं। ठीक है, दे आर द नोट पॉइंट्स, उन्हें नोट पॉइंट्स कहा जाता है। और उसको आपको विथ पेन एंड नॉट विथ पेंसिल, पेन के साथ ही आपको बुक्स पे ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह इंपॉर्टेंट नोट्स करके उसको लिखना चाहिए। सपोज़ करिए कि हम अभी कुछ पढ़ रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि हाँ टीचर कुछ अलग बोल रहा है जो कि बुक में नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा है, तो यहाँ पर स्टार बना के नोट करिए फटाफट उसको। बेटा विदाउट बुक्स और विदाउट नोट्स यू कांट अंडरस्टैंड ना। सो अच्छा, अभी तक हमने बहुत सारे पॉइंट्स पर डिस्कस किया। वो सारे के सारे पॉइंट्स इस टॉपिक के अंडर में आते हैं, मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। ठीक है, पहला हमने जो पॉइंट डिस्कस किया था, इट वाज मैटर। मैटर की डेफिनेशन एंड कंपोजिशन। कंपोजिशन ऑफ मैटर किसे कहेंगे? मैटर जिन चीज़ से बना होता है। ठीक है, वर्ड्स को कितना भी घुमाओ, बट आपके पास अगर कॉन्सेप्ट है तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, कल तक मैं कंपोजिशन ऑफ मैटर की कोई बात नहीं कर रही थी, आज मैंने लिख दिया कंपोजिशन ऑफ मैटर। आर यू गेटिंग कंफ्यूज्ड? इफ नो देन इट इज़ ओके, इफ येस देन इट इज़ नॉट ओके। क्योंकि कंपोजिशन ऑफ मैटर किसे कहेंगे? मैटर इज मेड अप ऑफ व्हाट? पार्टिकल्स। तो हमने पार्टिकल्स सारा डिस्कस किया है ना। तो पहला पॉइंट जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया था, इट वॉज मैटर। डेफिनेशन ऑफ मैटर सबको पता है, कंपोजिशन ऑफ मैटर मतलब द पार्टिकल्स। अब सेकेंडली पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, यानी कि ये आ गया कंपोजिशन ऑफ मैटर। ठीक है, अब इन पार्टिकल्स की हमने प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली थी, बेसिक 5 प्रॉपर्टीज। ठीक है, नेक्स्ट था टाइप्स ऑफ मैटर कह लो या क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कह लो। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर मैंने इसलिए लिखा क्योंकि टाइप्स ऑफ मैटर छोटे बच्चों के लिए है। ठीक, बट नाउ यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, सो यू शुड यूज सम टेक्निकल वर्ड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हमने पढ़ा कि दो बेसिस पे मैटर को क्लासीफाई किया जाता है। एक तो फिजिकल बेसिस, आपने बचपन में पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ मैटर। टाइप्स ऑफ मैटर में हमने देख लिया, या स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने देख लिया सॉलिड, लिक्विड, गैस, हो गया ख़त्म। लेकिन अब हम उस तरह से यूज़ नहीं करेंगे वर्ड्स को, हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। एंड क्लासिफिकेशन मीन्स हमने मैटर को किस तरीके से डिवाइड किया है, किस तरह से उसकी ग्रुपिंग की है। तो दैट ग्रुपिंग इज बेस्ड अपॉन द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये फिजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, ये केमिकल क्लासिफिकेशन है। इसके बारे में आपको कल मैं बता चुकी हूँ। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से, दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस वी क्लासीफाई सब्सटेंस और मैटर into solid, liquid, gas, plasma and Bose-Einstein condensate। छोटे बच्चे जानते हैं कि सिर्फ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, बट आपको पता होगा कि 5 स्टेट ऑफ मैटर को तो अभी तक ओके कर दिया है साइंटिस्ट ने। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब इस ईयर आपके कोर्स में सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा है और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, दैट इज BEC है। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। उसमें हम पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस के बारे में, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, और इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में, दैट इज मिक्सचर। तो ये सारा का सारा आपका कोर्स है इस बार। ये जो पूरा पार्ट है, ठीक है ना, ये आपका सेकंड चैप्टर में जाएगा। सेकंड चैप्टर का नाम मेरे ख्याल से इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक, तो उसमें हम इस पूरे टॉपिक्स को लेंगे। इस चैप्टर में हम सॉलिड, लिक्विड, गैस तक पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में बताऊंगी। उसके बाद हम जाएंगे इंटरचेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब जो चेंज होते हैं, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर मतलब
एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है। जैसे सॉलिड है तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, लिक्विड गैस में चेंज हो जाएगा, गैस वापस से लिक्विड में चेंज, इसको इंटर कन्वर्जन कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपके इस चैप्टर में हैं और ये पूरा पार्ट आपका नेक्स्ट चैप्टर में है। गेटिंग? तो कल तक हमने पढ़ लिया था सॉलिड, लिक्विड और आई थिंक गैस से मुझे पढ़ाना है, गैस नहीं पढ़ा था हमने, है ना। तो चलिए वी विल स्टार्ट नाउ। द गैसियस स्टेट और गैस। ठीक, बुक में द गैसियस स्टेट लिखा है, मैंने यहाँ पे गैस लिख दिया है, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। अब हमने कल क्या देखा था कि सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो आपने 8th क्लास में भी पढ़ी होंगी और आपको वैसे भी पता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, वो हार्ड होते हैं, वो डिफ्यूज़न नहीं करते, है ना, वो कंप्रेसिबल नहीं होते, ये सब मैंने कल बताया था और उसका रीज़न भी बता दिया था। एंड द रीज़न वाज द इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ अ सॉलिड। इसके बाद हमने लिक्विड फेज पढ़ी थी या लिक्विड स्टेट पढ़ी थी। जो मैं वर्ड बोलती हूँ ना उसको बहुत ध्यान से सुना करो। अभी मैंने लिक्विड फेज कहा, अभी मैं लिक्विड स्टेट कह रही हूँ, दैट्स मीन देयर इज़ नो डिफरेंस। और अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है ना तो इसको फटाफट नोट करना सीखो, क्योंकि जब आप एग्जाम्स देने जाते हो तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वही वर्ड यूज़ किया जाए जो आपको पता हो। आपकी ड्यूटी है कि आपको सारे वर्ड्स पता होने चाहिए। मेहनत करो पढ़ाई में। नाउ यू आर इन द 9th स्टैंडर्ड, गेटिंग? और बुक्स जल्दी से जल्दी खरीद लो। अच्छा, गैस में हम क्या देख रहे हैं, अच्छा सॉरी, लिक्विड और सॉलिड में हमने क्या देखा था, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ उसकी पढ़ी थी और उसका जो रीज़न था कि कोई भी सॉलिड हार्ड क्यों होता है, कोई भी लिक्विड हार्ड क्यों नहीं होता है, सॉलिड डिफ्यूज़न क्यों नहीं शो करते हैं ज़्यादा, लिक्विड कंपैरेटिवली ज़्यादा शो करते हैं डिफ्यूज़न। इसके अलावा फ्लूइडिटी लिक्विड्स में क्यों होती है, सॉलिड्स में क्यों नहीं होती, ये सारी की सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सॉलिड के ज़्यादा क्यों होते हैं, लिक्विड के कंपैरेटिवली कम क्यों होते हैं, डेंसिटी सॉलिड की ज़्यादा क्यों होती है, लिक्विड की कम क्यों होती है, ये सब हमने कल डिस्कस किया था। और इनका रीज़न जो था, मेन बेसिक रीज़न, वो सिर्फ ये था कि उनका इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक, अब हम 3rd नंबर पे आते हैं, गैसियस स्टेट, द गैस। फाइन। अब इसमें हम क्या देखेंगे, सपोज करो कि आपके पास एक कंटेनर है जो कि पैक्ड है और उसमें आपने कोई भी हाइड्रोजन गैस भरी है, सपोज करो, ठीक है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक, अब आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर कल आपने ध्यान से चीज़ें सुनी और पढ़ी होंगी घर पे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं आगे क्या बोलने वाली हूँ। सिंपल, द इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज वेरी लूजली पैक्ड, है ना। तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे कर देते हैं। ये हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स लिख देती हूँ मैं, ठीक है। दीज आर द मॉलिक्यूल। और ये कैसे हैं, very loosely packed intermolecular structure, getting? अब जिन बच्चों ने कल पढ़ाई की होगी ना वो अच्छे से जानते हैं कि अब क्या होने वाला है। पहली बात, गैसेस जो होती हैं वो बहुत आराम से डिफ्यूज़ हो जाती हैं। लिक्विड में तो फिर भी ये था कि फ्रॉम हायर लेवल से लोअर लेवल पे डिफ्यूज़न हो सकता है या उनका मूवमेंट हो सकता है, पर गैस में आपने देखा है गैस में हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से पहली प्रॉपर्टी हो गई इसकी डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न सबसे ज़्यादा किस में शो होगा, मैक्सिमम होता है गैसेस में, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं, इनकी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक। डिफ्यूज़न ज़्यादा, कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा, और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब कम होंगे, डेंसिटी कम होगी। इसके बाद इसकी फ्लूइडिटी, ये किसी भी कंटेनर को, जब हम इसको किसी भी कंटेनर में डालते हैं तो वो उसको पूरा फिल करती है, फिल्स द कंटेनर
कंप्लीटली एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिस भी कंटेनर में आप इसको डालते हो ना, वो उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए अपन ने एक बॉक्स लिया और इसके अंदर गैस भर दी, तो ये इसके जो ये कॉर्नर मतलब इसकी जो वॉल्स होंगी ना कंटेनर की, इसके ऊपर प्रेशर डालेंगी। क्यों डालेंगी प्रेशर? क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स को आदत है यहाँ वहाँ डिफ्यूज़ करने की, मूवमेंट करने की आदत है। अब अगर मूवमेंट करेंगे तो ये जल्दी से जल्दी बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। इनको इतना एरिया भी कम है, क्योंकि इनको तो पता नहीं कितना भी एरिया दे दो, ये वास्ट एरियाज में भी मूवमेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स कभी यहाँ टकराएंगे, कभी यहाँ टकराएंगे, कभी इस वॉल पर टकराएंगे, इस वॉल पर टकराएंगे, क्योंकि ये बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है ना। इनमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये गैसेस जो होती हैं वो हमेशा अपने कंटेनर की वॉल पे एक्सर्ट करती हैं प्रेशर को डालती हैं, ठीक है। तो फिल द कंटेनर कम्प्लीटली, और ये किसी भी कंटेनर में अगर हम गैस को डालेंगे तो उसे पूरा फिल क्यों करेगी, क्योंकि वही मॉलिक्यूल्स यहाँ वहाँ भागते हैं, तो वो सतह पर, वो सरफेस पर तो रहेंगे नहीं मॉलिक्यूल्स। तो फिल्स द कंटेनर कम्प्लीटली एंड एक्सर्ट प्रेशर on the walls of container, getting, ये हुआ। और उसके बाद फिर इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता और इनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। ये सब आप 6th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हो। नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, कोई डेफिनेट शेप और कोई वॉल्यूम क्यों नहीं होता? फिर वही कि भाई इनका इतना लूजली पैक्ड, वेरी लूजली पैक्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है कि इनके जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो यहाँ वहाँ भागते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अपन देखें तो काइनेटिक एनर्जी कैसी है? काइनेटिक एनर्जी होगी हाई, पोटेंशियल एनर्जी होगी लो, ठीक। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की हम बात करें तो कैसा होगा? लेस। देखा ना, ये सारी चीज़ें तो आप खुद आंसर दे दोगे जब अगर आपने सिर्फ ये सीख लिया कि इंटरमॉलिक्यूलर पैकिंग होती क्या है, ठीक। तो दिस वाज द गैसियस स्टेट। अब हम आते हैं द फोर्थ वन, प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा क्या होता है? हालांकि अभी आपने एटम्स के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है, वो आप इसी साल पढ़ोगे अगले कुछ चैप्टर्स में। ये तो सबको आपको पता है कि मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है और उनको हम एटम कहते हैं, गेटिंग। अब ये एटम है, सपोज करो कि एक आयरन रॉड है, ये छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है। अब हम इसको एक एटम की बात करते हैं। जब आप आगे पढ़ोगे तब ज़्यादा अच्छे से समझोगे, अभी सिर्फ मैं एक छोटा सा आपको आइडिया दे रही हूँ ताकि आप प्लाज्मा क्या होता है वो समझ सको। तो ये एटम होता है, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ प्रोटॉन्स होते हैं और कुछ न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। जब भी हम किसी एटम को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, चाहे उसको हीट देते हैं हम, चाहे उसको लाइट एनर्जी देते हैं, चाहे हम उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, किसी भी तरीके की एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो क्या होता है कि कुछ एटम्स अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देते हैं, जिसको हम कहते हैं इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेटिंग। अब जब कोई एटम, ये था एक एटम, जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर देता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है, तो वो बन जाता है आयन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आयन कैसा होता है, इसमें न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका होता है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये आयन। ये सब आपको मैं अभी आगे पढ़ाऊंगी इस साल में, लेकिन अभी सिर्फ इसीलिए समझा रही हूँ ताकि आप ये समझ सको, क्योंकि मैं वर्ड यूज़ करने वाली हूँ आयन, तो आपको पता होना चाहिए कि आयन एक्चुअली क्या होता है। सिंपल वर्ड्स में वापस सुन लो एक बार, कोई भी एटम, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक।
जब हम किसी एटम को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो यानी कि हम उसमें से करंट को पास करें, चाहे वो हीट एनर्जी हो, चाहे हम उसके अंदर उसमें आग में से मतलब उसको गर्म करें, ठीक है, लाइट एनर्जी हो, चाहे हम उस पर रोशनी डालें, तो क्या होता है ना कि कुछ एटम, सभी नहीं, कुछ एटम्स इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं और इसको कहते हैं इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या बन जाते हैं? आयन बन जाते हैं। एक और फॉर्म में मैं लिख देती हूँ, एटम प्लस एनर्जी, मतलब हमने एटम को एनर्जी दी। अब देखो बड़े हो गए हो, ये केमिस्ट्री की लैंग्वेज है, ठीक है, 8th क्लास तक जनरल लैंग्वेज चलती है, बट अब आपको ये समझना पड़ेगा और इसको समझने के लिए ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। समझ आ गया? इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं होता है। तो मैंने क्या कहा? एटम प्लस एनर्जी, यानी कि वी आर गिविंग एनर्जी टू एन एटम, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन माइनस, मतलब माइनस का मतलब लूज कर दिया इलेक्ट्रॉन, या भी मैं ऐसे लिख देती हूँ, लूजेस इलेक्ट्रॉन, और क्या होता है? आयन बन जाता है। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। अब प्लाज्मा पे आ जाओ वापस। प्लाज्मा एक्चुअली क्या होता है? आपने देखा है ये सन क्यों चमकता है, स्टार्स क्यों चमकते हैं, और आजकल देखा होगा पुलिस वालों के पास ऑरेंज कलर के डंडे होते हैं जो कि अंधेरे में भी चमकते हैं, ठीक है, तो वो सब के सब प्लाज्मा के कारण। प्लाज्मा इज अनाउंस्ड टू बी 4th स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा को 4th स्टेट ऑफ मैटर की तरह अनाउंस कर दिया गया है, और ये किया था इरविंग लैंगम्यूर करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बाय ही इज द साइंटिस्ट। इस साइंटिस्ट ने प्लाज्मा के बारे में नॉलेज दी थी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है एक्चुअली, बस वही कि कोई भी एटम, जैसे जो सन होता है, आपको पता है उसके अंदर हीलियम गैस है, सन के अंदर, यानी हीलियम गैस है, मतलब उसमें हीलियम के एटम्स हैं, ठीक है ना। तो अब और सन के अंदर क्या है, दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, हीट कितनी ज़्यादा है उसके अंदर, तो भाई सन के अंदर बहुत सारे हीलियम एटम्स हैं। मान लीजिए कि ये सन है और ये है हीलियम, HELIUM। आपको पता होना चाहिए हीलियम का सिंबल होता है He, बिकॉज यू आर द स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास। ये सब आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है, क्योंकि अब पूरे नाम लिखने की कोई तुक नहीं होगी, अभी सिर्फ सिंबल्स यूज किए जाएंगे, ठीक है। तो हीलियम के एटम्स हैं इसके अंदर, हीलियम एटम्स हैं। अब इसमें है ढेर सारी एनर्जी, हीट है बहुत सारी, तो क्या होगा, जब हमने देखा कि बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है तो क्या होगा, ये एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और क्या बना देंगे, आयन। ठीक, अब हमारे पास इसके अंदर क्या रह जाएगा, आयंस प्लस इलेक्ट्रॉन्स का मिक्सचर। अब बोलोगे ये समझ नहीं आ रहा, इलेक्ट्रॉन, ये जो ई लिख रही हूँ ना मैं, वो पूरा इलेक्ट्रॉन है, चलो तो पूरा लिख देती हूँ। ई फॉर, ई के ऊपर माइनस साइन अगर मैं लगाती हूँ तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और ये क्यों होता है ये आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो अभी मैंने क्या कहा, ये एटम था एक, ये सारे एटम ले लेते हैं अपन, है ना। इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, मिक्सचर ऑफ आयन एंड इलेक्ट्रॉन, और ये मिक्सचर ऑफ आयन एंड इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, प्लाज्मा। ठीक है, अब इस प्लाज्मा के कारण ही सन इतना शाइन करता है, सन इतना चमकता है, स्टार्स इतने चमकते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में कि प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा 4th स्टेट ऑफ मैटर है, जिसके बारे में साइंटिस्ट इरविंग लैंगम्यूर ने बताया था। इन्होंने बताया कि बहुत सारे स्टार्स, सन, ये इतने सारी चमकीली हेवनली बॉडीज़ जो होती हैं, शाइनी हेवनली बॉडीज़ जो होती हैं, तो इनका दिमाग लगा कि यार भाई इतना कैसे चमकती हैं, तो इन्होंने बताया कि उनके अंदर जो एटम्स होते हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी दे लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म आयंस। ठीक है, एनी एटम विच गेट एनर्जी इट इजेक्ट इलेक्ट्रॉन और इट लूज इलेक्ट्रॉन एंड बिकम आयन। एटम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे हम, अगर एनर्जी उसको मिल रही है तो वो लूज इलेक्ट्रॉन और आयन बना देता है। इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे शो करते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में।
तो दिस वॉज प्लाज्मा। अब इस प्लाज्मा को, अब ये तो समझ में आया कि सन और स्टार प्लाज्मा के कारण चमकते हैं, लेकिन ये पुलिस वालों के पास जो डंडे होते हैं उनके पास प्लाज्मा कहाँ से आ जाता है? तो इस प्लाज्मा को आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है, मैन मेड होता है ये, है ना। अब इसको आर्टिफिशियली कैसे बनाया जाता है वो बता देती हूँ मैं आपको। ये समझ आ गया? क्या करते हैं, एक कांच की ट्यूब लेते हैं जो कि कांच से बनी होती है, इसको हम डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं या फिर ग्लास ट्यूब, कॉमन वर्ड में कहते हैं, पर मैं जनरली कॉमन वर्ड यूज नहीं करने वाली हूँ अब, ठीक है ना। देखिए ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ये अभी आप नेक्स्ट चैप्टर्स में भी पढ़ोगे या फिर मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर जब आप एटम का स्ट्रक्चर पढ़ोगे। अभी हम जिस एटम की बात कर रहे हैं उसका एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, मैंने आपको बताया था उसके अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, वो कहाँ से आते हैं, कैसे होते हैं, वो सारा का सारा एटम का स्ट्रक्चर होता है, वो आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे। तो उसमें भी हम ये डिस्चार्ज ट्यूब देखते हैं। तो अभी इसमें आप देखो डिस्चार्ज ट्यूब कैसी होती है, इसमें ना 2 मेटल की प्लेट्स होती हैं। मेटल प्लेट कैसी होती है पता है? जैसे कि ये जो है ना, ये कागज, इसी तरीका अगर मान लो ये मेटल का होता तो इसे मेटल प्लेट कहते, ठीक है। तो इस तरीके की मेटल प्लेट्स होती हैं जिनको हम इस तरह से रख देते हैं। ये मैंने लाइन बनाई है ऐसे, एक मेटल प्लेट इधर रख देते हैं, दूसरी मेटल प्लेट इधर रख देते हैं और उसको तारों से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर बैटरी लगा देते हैं, एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल, एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल, ये बैटरी लगाई। यहाँ वाली जो प्लेट होती है इनको इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, इसको हम कहते हैं एनोड, इलेक्ट्रोड, ठीक। इसके ऊपर हमने पॉजिटिव बैटरी से जोड़ा है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, इसको हमने नेगेटिव पोल से जोड़ा है बैटरी के, इसलिए ये नेगेटिव चार्ज हो जाती है। और ये वाली जो मेटल प्लेट होती है इसको हम कहते हैं कैथोड, इलेक्ट्रोड, ठीक। अब ये क्या है, ये वैक्यूम पंप। तो 3 इडियट्स में देखा है ना वैक्यूम पंप कैसे यूज़ करते हैं। तो वैक्यूम से क्या होता है कि यहाँ पर हम कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एयर कर देते हैं, यहाँ से एयर सारी निकाल देते हैं हम। तो इस वैक्यूम पंप से एयर हटा दी जाती है और इसमें हम कुछ गैस भर देते हैं, ठीक है। हम कोई सी भी गैस भर सकते हैं, नियॉन भर दो, हीलियम भर दो, हाइड्रोजन भर दो, कार्बन डाइऑक्साइड भर दो, जो भी मर्जी, उस गैस को हमने भर दिया। एयर को निकालने की क्या ज़रूरत थी भाई? एयर को निकालने की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि हम सिर्फ अगर प्योर कार्बन डाइऑक्साइड की स्टडी करना चाहते हैं तो हमें एयर में तो बहुत सारी गैसेस होती हैं, फिर तो हमारे रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। इसीलिए हमने वैक्यूम के थ्रू, वैक्यूम पंप के हेल्प से सारा वैक्यूम क्रिएट कर दिया। वैक्यूम क्रिएट कर दिया मतलब अब यहाँ पे कोई ऑक्सीजन, कोई एयर नहीं बची, हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्योर। अगर मान लीजिए अपन हीलियम ले लेते हैं, सॉरी नियॉन ले लेते हैं, हीलियम तो आपने सन में पढ़ लिया, अपन चलो यहाँ पर ले लिया कि नियॉन ले लेते हैं, प्योर नियॉन गैस हमने इसमें भर दी, ठीक है। अब जब हम इसमें बैटरी से हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। बैटरी का क्या मतलब कि हम यहाँ से करंट पास करा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, एंड इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, देखो हमने जो यहाँ पढ़ा वही हम यहाँ पर कर रहे हैं। हमने यहाँ पर एक गैस भरी, इसमें भी गैस थी, इसमें भी गैस है। अभी हमने यहाँ पे हीलियम थी, यहाँ पर हमने नियॉन भर दी। हम हीलियम भी ले सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी, कुछ भी ले सकते हैं। तो नियॉन गैस भर दी, इसके पास नेचुरली बहुत एनर्जी है, हम यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं आर्टिफिशियली। तो हमने खूब एनर्जी प्रोवाइड की, हाई टेम्परेचर दिया। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो एटम्स हैं, यहाँ पे जो नियॉन के एटम्स हैं नियॉन गैस के, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना देंगे, आयंस बना देंगे, और आयंस और इलेक्ट्रॉन का जो मिक्सचर होगा वो चमकने लग जाएगा और यहाँ पर प्लाज्मा बन जाएगा। तो जो नियॉन जब चमकता है, जब नियॉन गैस के अंदर जब प्लाज्मा बनती है तो ये हमें क्या देता है, ऑरेंज कलर देता है। और ये ही होता है पुलिस के डंडों में, जो पुलिस वाले छोटे छोटे डंडे लेके घूमते रहते हैं, ठीक है।
तो बात आ गई समझ में कि हमने देखा कि प्लाज्मा स्टेट क्या होती है। नेचुरली सन में, स्टार्स में ये प्लाज्मा स्टेट कैसे प्रोड्यूस होती है और हमने उसको आर्टिफिशियली कैसे प्रोड्यूस किया है। हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब का यूज़ किया जो कि कांच की बनी होती है, ग्लास है ना, उसको हमने बैटरी में लगा दी और यहाँ पर मेटल्स लगा दिए। मेटल्स के बाद मेटल क्यों लगाए? क्योंकि मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, पढ़ा है ना 8th क्लास में। मेटल की प्लेट्स लगाने का क्या रीज़न है? ताकि जो हम करंट पास करा रहे हैं वो करंट इस गैस तक पहुँचे। ठीक, तो हमने बैटरी से यहाँ पर करंट पहुँचाया और करंट के कारण क्या हुआ, बहुत हाई एनर्जी मिली, तो एटम्स, कुछ एटम्स ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। तो हमारे को यहाँ पर क्या मिला, इलेक्ट्रॉन्स और आयंस का मिक्सचर मिल गया और ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं, प्लाज्मा बना देते हैं। अब जब प्लाज्मा बन गया तो वो चमकेगा क्योंकि प्लाज्मा बहुत तेज शाइन करता है। अब जिस भी गैस को भरोगे उसका एक पर्टिकुलर कलर होता है, जैसे कि नियॉन जो है उसने हमें कैसा कलर दिया था, ऑरेंज। हीलियम हमें कैसा कलर देता है, येलो। कार्बन डाइऑक्साइड भर दो, वाइट मिल जाएगा। इसी तरीके से हाइड्रोजन डाल दो तो यू विल गेट रेड कलर। ठीक है, दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। अब फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर समझ आ गया? ठीक है, अब हम आते हैं लास्ट स्टेज मीन्स स्टेज नहीं, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर जो अभी तक अनाउंस की जा चुकी है, वो है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। फिफ्थ, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, BEC। सबसे पहले सत्येंद्र नाथ बोस एक साइंटिस्ट थे हमारे देश के। 1920 में, अब ये तो तुम इस बुक से पढ़ लिया करो यार, इतना सारा क्या लिखना। 1920 में सत्येंद्र नाथ बोस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर पर कुछ काम किया। ठीक है, और उन्होंने उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया और उसी को आगे स्टडी किया था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। और इन दोनों के काम को मिलाकर एक फिफ्थ स्टेट हमको पता चली जिसको कि हमने कहा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं है आपके कोर्स में, बस इतना बता सकती हूँ कि जब हम गैसेस को, ऐसी गैसेस जिनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, यानी कि एयर की डेंसिटी की तुलना में 100 to 1000 पार्ट ऑफ डेंसिटी ऑफ एयर, मतलब एयर की जितनी डेंसिटी होती है ना उससे 100 गुना कम डेंसिटी वाली या 1000 गुना कम डेंसिटी वाली जो गैसेस होती हैं उनको सुपर टेम्परेचर पे कूल किया जाता है, कुछ पर्टिकुलर प्रेशर पे। अब ये टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब ध्यान से सुना करो भाई, है ना। तो अब जब आप बड़े होगे तो आप देखोगे कि कोई भी रिएक्शंस जो होते हैं उनके लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है, पर्टिकुलर प्रेशर चाहिए होता है। जब आप स्कूल खुलेंगे, लेबोरेटरी में जाओगे तब बताऊँगी मैं आपको। तो ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो कि क्या हुआ, गैस ली, ऐसी गैस जिसकी डेंसिटी एयर की डेंसिटी की तुलना में 100 गुना कम हो या 1000 गुना कम हो, और उसको पर्टिकुलर प्रेशर पे और पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उसको जब कूल किया गया तो एक अजीब सा स्टेट सामने आया, उसको बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा गया, BEC। गेटिंग? तो अभी इसके बारे में आपके कोर्स में बस इतना ही है। तो इस तरीके से आपने देखा कि 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, 5 स्टेट्स ऑफ मैटर हो गया। अब मैं आपको कल बताऊंगी कि ये सारे स्टेट्स जो होते हैं वो इंटरचेंजेबल होते हैं, इंटरकन्वर्सिबल होते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे कन्वर्ट होती हैं चीज़ें। ठीक, तो जल्दी से जल्दी बुक्स खरीद लो, ध्यान से पढ़ो, एंड टिल देन गुड बाय।